डाक बंगलो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के रिच हिस्ट्री का एक यूनिक एस्पेक्ट, डाक बंगलोज। ये कहानी है एक ट्रैवल नेटवर्क की जो ब्रिटिश इरा से लेकर आज तक अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखा है। एक ज़माना था जब इंडिया में सफ़र करना आसान नहीं था, सड़कें कम थी और लोगों को दूर दूर तक जाने में कई दिन लग जाते थे। डाक बंगलों की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कोई कंफर्म स्टोरी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है कि लॉर्ड क्लाइव, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1774 में इंडियन पोस्टल सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि अगर पोस्टल सिस्टम को सक्सेसफुल करना है तो ट्रैवलर्स और ऑफिशियल को रात गुजारने के लिए सेफ और कंफर्टेबल जगह चाहिए होगी। इसी सोच के साथ पहला डाक बंगलो बनाया गया। इसी को देखते हुए 1850s में लॉर्ड डलहौसी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया। और एक स्टोरी ऐसे बताता है कि एक दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर मिस्टर जॉन को कलकत्ता से दिल्ली ट्रैवल करना था। उन्होंने रियलाइज किया कि रात को रुकने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ट्रैवलर्स रात को आराम से रुक सके। इस तरह से पहला डाक बंगलो एस्टैब्लिश किया गया। इस बंगलो का नाम ट्रैवलर्स रेस्ट रखा गया और ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था जहां एक रूम और एक किचन था। इस इनिशियल सक्सेस ने गवर्नमेंट को और भी डाक बंगलोज बनाने के लिए प्रेरित किया। डाक बंगलोज को उन जगहों पर बनाया गया जहां से सड़कें, रेलवे और नदियां गुजरती थी। इससे पोस्टल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम आसान हो गया। हर बंगलो का अपना एक यूनिक चार्म था और हर एक अपनी कहानी के साथ था। एक दिन एक ट्रैवलर मिस इमिली ने एक रिमोट डाक बंगलो में रात गुजारी, जो एक पुराने जंगल के बीच था। उस बंगलो की खिड़कियों से जंगल का सुंदर नज़ारा दिखाई देता था। 1860s में जब इंडियन रेलवे का नेटवर्क और पोस्टल सिस्टम एक्सपांड हो रहा था, तब डाक बंगलों का नेटवर्क भी साथ साथ ग्रो हो रहा था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि हर 15 से 20 मीलों पर एक डाक बंगलो होना चाहिए। साथ में हर मेजर रेलवे स्टेशन के पास एक डाक बंगलो होना चाहिए, ताकि रेल से ट्रैवल करने वाले ऑफिशियल्स और ट्रैवलर्स को एक कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस मिल सके। ये नेटवर्क देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। लोकल कम्युनिटीज भी इस नेटवर्क को एक्सपांड करने में मदद कर रही थी। गांव के लोग डाक बंगलोज के कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और केयरटेकर, कुक जैसे रोल्स भी निभाते थे। एक गांव में रहने वाले किसी रामलाल नाम के शख्स को डाक बंगलों का केयरटेकर बनाया गया। रामलाल अपने मेहमान नवाजी और डिलीशियस खाने के लिए मशहूर था। उसके डाक बंगलों में रुकने वाले ट्रैवलर उसकी तारीफ करते थे। एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर जॉन ने एक छोटी सी गांव के पास नया डाक बंगलो एस्टेब्लिश करने का फैसला किया। गांव वालों को यह आइडिया पसंद आया क्योंकि इससे उनके गांव का विकास होता था। मिस्टर जॉन ने वहां एक छोटा सा बंगला बनवाया और उस ऑफिशियली डाक बंगला डिक्लेयर किया। डाक बंगलोज मेजर सिटीज, टाउन्स और रिमोट एरियाज तक एस्टेब्लिश किए गए। हर रीजन में डाक बंगलोज को लोकल एनवायरनमेंट और नीड्स के मुताबिक अडॉप्ट किया गया। ये बंगलोज एक कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर बन गए थे। डाक बंगलोज जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया में बनाए गए थे, प्रमुख रूप से इंडिया में ही पाए जाते थे। डाक बंगलोज ने ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक बार एक अर्जेंट मैसेज को डिलीवर करने के लिए मिस्टर स्मिथ को कलकत्ता से बॉम्बे जाना पड़ा। उन्होंने अपने ट्रैवल में कई डाक बंगलोज का यूज़ किया। हर बंगलो में उन्हें फ्रेश हॉर्सेस मिलते और वो भी बिना रुकावट के अपना जर्नी कंटिन्यू कर पाते। मिस्टर स्मिथ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि उन्होंने अपने हायर ऑफिशियल को रेकमेंड किया कि वो और भी ज़्यादा डाक बंगलोज एस्टेब्लिश करें, ताकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को और एफिशिएंट बनाया जा सके। डाक बंगलोज का आर्किटेक्चर भी टाइम के साथ इवॉल्व होते गया। इनिशियली ये सिंपल स्ट्रक्चर थे, लेकिन धीरे धीरे इनका डिज़ाइन और सोफिस्टिकेटेड होता गया। एक बार जयपुर के राजा ने डिसाइड किया कि उनके राज्य में एक ग्रैंड डाक बंगलो बनाया जाए जो ट्रैवलर को रॉयल एक्सपीरियंस दे। उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स को हायर किया और एक शानदार बंगलो बनवाया जिसका नाम रॉयल डाक बंगलो ऐसा रखा गया। इंडिया में डाक बंगलोज के कुछ टाइप्स थे, जैसे रेस्ट हाउस,
सर्किट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलोज, गेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस बेसिक अकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे जो लॉन्ग जर्नी के दौरान ट्रैवलर के लिए कन्वीनियंट होते थे। सर्किट हाउसेस थोड़े ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ होते थे और मेनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए यूज किए जाते थे। इंस्पेक्शन बंगलोज स्पेसिफिक एरियाज में इंस्पेक्शन के लिए यूज किए जाते थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए स्पेशल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे। डाक बंगलों की गेस्ट हाउस कैटेगरी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और वेल मेंटेन होती थी और वीआईपी गेस्ट को हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए डिज़ाइन किए जाते थे। डाक बंगलोज का रेगुलेशन ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। स्पेसिफिक अथॉरिटीज जो इन बंगलों को रेगुलेट और मैनेज करते थे उनमें कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शामिल थे। डाक बंगलोज का मेन पर्पस पोस्टल सर्विस के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना था, इसलिए पोस्टल डिपार्टमेंट इन डाक बंगलोज की मैनेजमेंट और रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी डाक बंगलों की डेली ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को मैनेज करते थे। बिल्डिंग मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैंडल करता था। यह डिपार्टमेंट बंगलोज की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और अपकीप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रेंट कलेक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को रेवेन्यू अथॉरिटीज हैंडल करते थे। इनका रोल रेंट रेट्स को सेट करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था। 19th और 20th सेंचुरी में डाक बंगलोज प्राइमरीली ट्रैवलर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे। बुकिंग का सिस्टम रिलेटिवली सिंपल होता था। ट्रैवलर्स और ऑफिशियल अपनी जर्नी के दौरान इन बंगलोज में रुकने के लिए एडवांस में इन्फॉर्म करते थे। बुकिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैनुअल रजिस्टर यूज किए जाते थे। डाक बंगलोज में बेसिक एमिनिटीज जैसे बेड्स, फर्नीचर और सिंपल फर्निशिंग्स होते थे। मॉडर्न एमिनिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी और रनिंग वाटर का इम्प्लीमेंटेशन टाइम के साथ ग्रेजुअली हुआ। इनिशियल स्टेज में फैसिलिटीज काफ़ी मिनिमल होती थी। बंगलोज को मेंटेन करने के लिए लोकल स्टाफ हायर्ड होता था। स्टाफ में केयर टेकर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ और कुछ कुक्स शामिल होते थे। इनका रोल बंगलोज को क्लीन और फंक्शनल रखना था और विजिटर्स की नीड को मैनेज करना था। इन बंगलोज का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी होता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स मीटिंग्स और डिस्कशन के लिए इन बंगलोज का यूज करते थे। रेंट कलेक्शन का एक सिंपल सिस्टम होता था। ट्रैवलर्स और ऑफिशियल से रेंट कलेक्ट करके इससे मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट कवर किए जाते थे। फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मैन्युअली मेंटेन किए जाते थे। डाक बंगलोज लोकल कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करते थे। कभी कभी लोकल कम्युनिटीज को भी इन बंगलोज में स्टे और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी जो लोकल इकोनॉमी और कम्युनिटी रिलेशंस को सपोर्ट करता था। डाक बंगलोज का प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और डेटा पर डिपेंड करता था। जनरली डाक बंगलोज से डायरेक्टली प्रॉफिट कमाने का मॉडल लिमिटेड होता था। इनका मेन पर्पस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ट्रैवलर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करना था, ना कि प्रॉफिट जनरेशन। लेकिन कुछ बंगलोज को रेंट पे दिया जाता था जो रेवेन्यू जनरेट करता था। इस रेवेन्यू का यूज मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए किया जाता था। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जैसे कि रिपेयर्स, यूटिलिटीज और स्टाफिंग कॉस्ट की वजह से लॉसेस भी हो सकते थे। अगर बंगलो ज़्यादा यूज नहीं हुआ या मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रही तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये भी पता चल सकता है कि कुछ बंगलोज इकोनॉमिक वायबिलिटी के इश्यूज फेस करते थे। डाक बंगलों की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक बजट अलोकेट किया था। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपकीप के लिए यूज किया जाता था। बंगलोज को रेंट पर दिया जाता था जो कि प्राइमरी सोर्स का रेवेन्यू था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ट्रैवलर्स के लिए अकोमोडेशन के चार्जेस से रेवेन्यू जनरेट होता था जो ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने में हेल्प करता था। डाक बंगलोज के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी एक बजट होता था जो स्टाफिंग, यूटिलिटीज और अदर एमिनिटीज के लिए अलोकेट किया जाता था। इसका पर्पस बंगलोज को फंक्शनल और विजिटर्स के लिए कंफर्टेबल रखना था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता था जहां पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करती थी ताकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का एक्यूरेट ट्रैकिंग हो सके। ये रिकॉर्ड डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते थे। इन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डाक बंगलोज की फाइनेंशियल प्लानिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मैनेज की गई थी, जिसका एम पब्लिक सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को पूरा करना था।
स्टैनफोर्ड के एक स्टडी के अकॉर्डिंग टूरिंग ऑफिशियल महीने के 3 हफ्ते टूर पे रहते थे जो इन बंगलोज का इस्तेमाल करते थे, जिसकी कॉस्ट 7 रुपये 8 आना पर नाइट इतनी होती थी। 18वीं सेंचुरी में डाक बंगलों के फाइनेंशियल को समझने के लिए कुछ की एस्पेक्ट और फिगर्स कंसिडर किए जा सकते हैं। डाक बंगलों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लोकेशन और बंगलों के साइज के अकॉर्डिंग वेरी होती थी। एग्जाम्पल के लिए एक एवरेज डाक बंगलों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 से 50,000 के बीच हो सकती थी। ये कॉस्ट लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल और लेबर चार्जेस को इंक्लूड करती थी। रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी कॉस्ट होती थी। मेंटेनेंस कॉस्ट में रिपेयर, क्लीनिंग और यूटिलिटीज शामिल होते थे। एक एवरेज बंगलो के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 500 से 2,000 पर ईयर के बीच हो सकती थी। डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग स्टाफ सैलरीज और यूटिलिटीज भी फिनेंशियल का एक पार्ट होते थे। स्टाफ सैलरीज 200 से 800 पर मंथ के बीच हो सकती थी। यूटिलिटीज और अदर एक्सपेंसेस एडिशनल 1,000 से 3,000 पर मंथ हो सकते थे। डाक बंगलोज को रेंट पे देके उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ट्रैवलर के लिए रेंट टिपिकली 5 रुपये से 20 रुपये पर नाइट के बीच हो सकता था। इस तरह एक बंगला अगर 100 रातों के लिए रेंट पे जाता तो एनुअल रेवेन्यू 500 से 2,000 के बीच में हो सकता था। इस सब एस्पेक्ट को कंबाइन करते हुए डाक बंगलोज का रेंट जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ट्रैवलर्स के लिए फिक्स रेट पर होता था। ये रेट्स लोकेलिटी, बंगलों की कंडीशन और यूसेज फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर वेरी करते थे। गवर्नमेंट ने रेंट स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज किया था ताकि यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। रेंट का एक पार्ट मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए यूज होता था। इसका पर्पस था कि बंगलोज की अपकीप और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पार्शियली कवर किया जा सके। कुछ एरियाज में रेंट लोकल कंडीशंस और डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता था। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में बंगलोज ज़्यादा पॉपुलर होते थे तो रेंट स्लाइटली हायर हो सकता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि स्पेसिफिक रेंट रेट्स को रिकॉर्ड किया जाता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और फाइनेंशियल ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी था। कुछ सिचुएशन में रेंट सब्सिडाइज भी होते थे, खासकर गवर्नमेंट ऑफिशियल और लोअर रैंकिंग स्टाफ के लिए, ताकि उनकी ट्रैवल और स्टे एक्सपेंसेस को मैनेजेबल बनाया जा सके। इन जनरल डाक बंगलोज का रेंट प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए सेट किया गया था और इससे रेवेन्यू जनरेशन के साथ पब्लिक सर्विस को बैलेंस किया जाता था। डाक बंगलोज ने इंडियन क्विजिन को भी इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ के किचन्स में ब्रिटिश और इंडियन क्यूलिनरी ट्रेडिशन का फ्यूजन हुआ। एक दिन ब्रिटिश ऑफिशियल मिस्टर थॉमसन अपने कुछ कलीग्स के साथ एक छोटी सी गांव के पास डाक बंगलो में पहुंचे। उन्होंने रात यही गुजारने का फैसला किया। बंगलो के केयर टेकर रामलाल ने उनका स्वागत किया और उन्हें रूम्स अलोकेट किए। बंगलो के कुक रामू को आज एक नया चैलेंज मिलने वाला था। रामू ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए कुछ ट्रेडिशनल ब्रिटिश डिशेस प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, लेकिन मिस्टर थॉमसन ने कहा उनको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। रामू ने सोचा क्यों ना ट्रेडिशनल इंडियन करी को ब्रिटिश स्टाइल में बनाया जाए। उसने अपने मसाले और ब्रिटिश कुकिंग टेक्निक को मिक्स किया और एक नई डिश क्रिएट की, चिकन करी। इस डिश में ब्रिटिश इंग्रेडिएंट्स जैसे क्रीम और बटर यूज किए गए और इंडियन स्पाइसेस का तड़का लगाया गया। कुछ महीने बाद डाक बंगलो में एक और ब्रिटिश ट्रैवलर मिस इमिली आई। मिस इमिली ने लोकल डिशेस का टेस्ट लेना चाहा। बंगलो में हैदराबादी बिरयानी फेमस थी जो एक लोकल स्पेशलिटी थी। रामू ने मिस इमिली के लिए ब्रिटिश बिरयानी बनाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस डिश को अपने रेसिपी में इंक्लूड कर लिया। इस तरह डाक बंगलो में डिफरेंट रीजन के डिशेस को इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें पॉपुलर बनाया गया। ऐसे ही धीरे धीरे डाक बंगलो में ब्रिटिश हाई-टी कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अपने टी टाइम रिचुअल्स को फॉलो करते हुए रामू को हाई टी प्रिपेयर करने को कहा। रामू ने चाय के साथ इंडियन स्नैक्स और ब्रिटिश पेस्ट्रीज का फ्यूजन ट्राई किया। इस फ्यूजन ने हाई टी को एक नया ट्विस्ट दिया और यह प्रैक्टिस इंडियन अर्बन हाउसहोल्ड्स में भी पॉपुलर होने लगी। ईयर्स बीत गए और डाक बंगलोज के किचन में बने डिशेस और क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट इंडियन क्विजिन पर डीपली फील होने लगा। डाक बंगलोज ने न सिर्फ ट्रैवलर्स को कंफर्ट और खाना प्रोवाइड किया बल्कि इंडियन क्विजिन को एक नई पहचान दी। डाक बंगलोज के साथ कुछ हॉरर स्टोरीज भी जुड़ी हुई है। कई लोगों ने
यहाँ घोस्ट साइटिंग और स्ट्रेंज नॉइस एक्सपीरियंस किए हैं। ये स्टोरीज इन बंगलोज को और भी मिस्टीरियस बनाती है। डाक बंगलोज की हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स डाक बंगलोज के लोकल फोकलोर का पार्ट है और इनका इम्पैक्ट लोकल टूरिज्म और कल्चरल नैरेटिव्स पर होता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद कई डाक बंगलोज को गवर्नमेंट गेस्ट हाउस और टूरिस्ट लॉजेस में कन्वर्ट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें मेंटेन और मैनेज करने के लिए लोकल अथॉरिटीज को अपॉइंट किया। ये बंगलोज अब इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद इन बंगलोज का पर्पस और यूसेज रिडिफाइन किया गया। अब ये प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट गेस्ट और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए अकोमोडेशन के रूप में यूज किए जाने लगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इन बंगलोज को मैनेज और मेंटेन करना शुरू किया। हर स्टेट अपने रिस्पेक्टिव डाक बंगलोज के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कुछ डाक बंगलोज को कन्वर्ट या रिपर्पस किया गया, जैसे गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट ऑफिस या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रूप में। इनका मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन लोकल अथॉरिटीज और हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। आज भी कई डाक बंगलोज अपने पुराने रूप में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ मॉडर्नाइज हो गए हैं। डाक बंगलोज सिर्फ एक अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल लीगेसी है जो हमें अपने रिच पास्ट का एहसास दिलाते हैं।